नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। मेरा नाम है संजय भंडारी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पेज में। इस YouTube चैनल पर हम लोग एक क्रैश कोर्स JEE नीट 2021 के नाम से चला रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाती है। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। फुल चैप्टर रिवीजन होने वाला है, कंबाइंड ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट चैप्टर वाइज होता है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन हम सॉल्व करवाते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट दी जाती है और जो भी डाउट मेरे पास आते हैं उन्हें मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर सॉल्व करवाता हूं। तो ये सारी चीजें आपको एकदम फ्री में मिलने वाली हैं। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स को आपको कैसे ज्वाइन करना है, आपकी स्क्रीन के सामने कुछ लिंक दिए हैं। यही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हैं, तो वहां से आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और कोर्स ज्वाइन कर सकते। तो बच्चों, आज हमारे पास है नीट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। चैप्टर होगा हाइड्रोकार्बन। 2020 से लेकर 2005 तक के सारे क्वेश्चन का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हैं, दोनों इसी साल पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुर्ज रिएक्शन। तो बच्चों, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो वुर्ज रिएक्शन है उससे हमेशा सिमेट्रिकल या फिर इवन नंबर कार्बन की एल्केन बनाई जाती है, यानी 2, 4, 6, 8 इस तरह की एल्कीन बनाई जाती है। क्लियर। अब सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारा ए ऑप्शन है वो है एन हेक्सेन। तो हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, तो ये बनेगा। बी है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो बच्चों, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन में बिल्कुल सिमेट्रिकल एल्केन आती है, तो ये भी बनेगा। तीसरा है एन हेप्टेन यानी सी। तो हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा सी। और लास्ट डी वाला एन ब्यूटेन। तो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, तो बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, एन एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव मेथेनल यानी फॉर्मल्डिहाइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, द स्ट्रक्चर विल बी। तो बच्चों, जो हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है उसमें आप देखिए कि जब ओजोनोलाइसिस होता है किसी एल्कीन का, तो ये बॉन्ड यहां से टूटता है, एक O इस तरफ आता है और एक O इस तरफ आता है ना। तो बच्चों देखो, ये जो स्ट्रक्चर होगा दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन बेंजल्डिहाइड, और इतना स्ट्रक्चर आपको बनेगा इथेनल यानी एसिटाल्डिहाइड। तो ये तो नहीं हो सकता है। ठीक, यहां पर देखो, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो ये एल्डिहाइड बनेगा और इतना एल्डिहाइड बनेगा। तो बच्चों, ये मेथेनल नहीं बन सकता। मेथेनल तभी पॉसिबल है जब डबल बॉन्ड किनारे होगा। ये देखिए, तो यहां पर O लगेगा, यहां पर O लगेगा। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो है ये CH2O यानी HCHO बनेगा और बाकी ये वाला एल्डिहाइड बनेगा। तो सी वाले ऑप्शन में एक प्रोडक्ट मिथेनल बनता है और बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। अगर डी वाले को आप चेक करना चाहो तो इसमें देखिए, है ना। तो ये CHO, लेकिन मिथेनल नहीं बनेगा। तो आंसर हो गया बच्चों सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एन एल्कीन ए ऑन रिएक्शन विद ओजोन फॉलोड बाय ZnNH2 यानी ओजोनोलाइसिस। तो यहां पर बनता है प्रोपेनोन और बनता है इथेनल, दोनों इक्वल रेशियो में बनते हैं। अब उसी एल्कीन पर अगर हम HCl का एडिशन करते हैं तो हमें B मिलता है एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो वो एल्कीन कौन सी है? तो बच्चों देखो, हमारे पास एक एल्कीन है जिसका अगर हम ओजोनोलाइसिस करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रोपेनोन यानी CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोपेनोन हो गया। और दूसरा मिलता है इथेनल यानी C डबल बॉन्ड OH एंड CH3। क्लियर। अब देखिए बच्चों, आप इन दोनों की मदद से ये पता कर सकते हो कि ये एल्कीन कौन सी है। तो जहां पर दोनों के कार्बोनिल ग्रुप आ रहे हैं ना, ये वाले, इन दोनों को जोड़ दो तो ये एल्कीन हो जाएगी बस। क्योंकि जब ये टूटेगा तो इस तरह के ही आपको कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे। तो बच्चों, ये जो एल्कीन होगी वो कुछ इस तरह की होगी। देखो, तो एल्कीन हमने पता कर लिया है। अब इस एल्कीन पर अगर हम HCl का एडिशन करेंगे तो HCl का एडिशन यानी मार्कोनिकॉफ एडिशन, तो जो Cl है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा और जो H है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो अब आपको इस तरह का कोई प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, या 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन। तो बच्चों, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज।
तो बच्चों एक एल्काइन हमें दी है और इस एल्काइन से बन रहा है एल्कीन, लेकिन एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रही है। और ये किस तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? सिस, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल ग्रुप एक ही साइड है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब कोई एल्काइन 2 ब्यूटाइन का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो सिस भी बनता है, ट्रांस भी बनता है। तो मैंने आपको बोला था कि जो लिक्विड अमोनिया है वो ट्रांस बनाता है, लेकिन जो लिंडलार कैटलिस्ट है ये वाला सी वाला, ये सिस एल्कीन बनाता है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा सी, लिंडलार कैटलिस्ट, और उसका फॉर्मूला है पीडीसी क्विनोलिन। क्वेश्चन नंबर 5, अमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या ढूंढना है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए तो पहली रिएक्शन को देखते हैं। यहां पर देखिए बच्चों क्या हो रहा है, OH रिप्लेस हो रहा है किसके थ्रू? Cl के थ्रू। तो यहां पर जो है बेंजाइल क्लोराइड बन रहा है। ये रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको देखना है कि जो बेंजीन है उसके हाइड्रोजन रिप्लेस होने चाहिए, बस। अगर बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है दैट मींस वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो पहली तो नहीं हो सकती है। दूसरी में देखिए ये पूरा की पूरा ग्रुप जा रहा है, इसकी जगह में Cl आ रहा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर जो Cl माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। यहां पर देखिए, यहां पर Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ ElCl3। अब देखिए बच्चों, देखो क्लोरोबेंजीन बन गई है, मतलब बेंजीन का एक हाइड्रोजन Cl प्लस के थ्रू रिप्लेस हो रहा है, तो क्लोरोबेंजीन बन रहा है। दैट मींस इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। और डी वाली भी देख लेते हैं। डी में देखो Cl2 यूवी लाइट, तो यूवी लाइट कभी ESR रिएक्शन नहीं करती है, और सारे डबल बॉन्ड देखो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, यानी ये एडिशन रिएक्शन हो रही है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एन एल्काइल ब्रोमाइड विच बाय वुड्स रिएक्शन इज कन्वर्ट टू गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखिए। तो सिंपल सी बात है कि जब हम किसी एल्किल हैलाइड का वुड्स रिएक्शन करते हैं सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में, तो जितने कार्बन उस एल्किल हैलाइड के पास होते हैं, जब वो एल्केन बनाना था वो डबल हो जाते हैं। तो अगर रिएक्टेंट में 1 कार्बन है तो यहां 2 हो जाएंगे, और रिएक्टेंट में 2 कार्बन है तो यहां 4 हो जाएंगे। अब आपको देखो दिख रहा होगा कि जो ए वाला ऑप्शन है उसमें 2 कार्बन है, तो सर्टेनली जब प्रोडक्ट बनेगा तो 4 कार्बन बना लेगा। इसी तरह सी वाले में भी 2 कार्बन है, तो जब ये प्रोडक्ट बनाएगा तो 4 बना लेगा। बी वाले में भी 2 है, तो जब ये प्रोडक्ट बना लेगा तो 4 बना लेगा। तो लेकिन 4 से कम होना चाहिए, तो आंसर होगा बच्चों डी CH4। तो देखो जब CH4 का हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो CH3Br बनता है, और जब हम इसका वुड्स रिएक्शन करेंगे तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, तो ये हो जाएगा CH3NCH3। केवल एथेन ही बनने वाला है, तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विद रिस्पेक्ट टू द कन्फॉर्मर ऑफ एथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मैं यहां पर एथेन की कन्फॉर्मर बना दे रहा हूं। देखो ये वाला कन्फॉर्मर है एक्लिप्स, जिसमें सारे हाइड्रोजन पास पास है और जिसमें सारे हाइड्रोजन दूर दूर है, इसको हम बोल दे स्टैगर्ड। अब पहला ऑप्शन देख, तो पूछा है बॉन्ड एंगल चेंज बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। एक चीज बच्चों ध्यान रखनी है, ये जो बॉन्ड एंगल है ना ये वाला, ये कभी भी चेंज नहीं होता। दिस इज 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है, तो ये कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप पीछे वाले कार्बन की बात करें चाहे आगे वाले कार्बन की बात करें। तो बॉन्ड एंगल रिमेन सेम एज वेल एज बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। बॉन्ड लेंथ भी कभी भी चेंज नहीं होती, केवल ये डायहेड्रल एंगल चेंज होता है, बस इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर सारे ऑप्शन आप पढ़ोगे तो सी वाला ऑप्शन देखिए, बोथ बॉन्ड एंगल एज वेल एज बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, बाकी में कुछ ना कुछ चेंज कर रहा होगा, इसीलिए बच्चों 7 का आंसर हो जाएगा सी। 8, Which one is the correct order of acidity? जिसके पास जितने एसिडिक हाइड्रोजन उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा है ना। तो बच्चों जो हमारे पास इथाइन है उसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है सबसे ज्यादा, जो प्रोपाइन है उसके पास 1 ही हाइड्रोजन है कम। अब देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से कम होता है और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से कम होता है। तो सबसे पहले एसिडिटी में ट्रिपल बॉन्ड आएगा है ना, उसके बाद डबल बॉन्ड आएगा, और बच्चों उसके बाद आता है सिंगल बॉन्ड। तो ए वाला ऑप्शन अगर देखोगे तो दोनों ट्रिपल बॉन्ड पहले आ गए,
ये ट्रिपल बॉन्ड पहले क्यों है, क्योंकि उसमें 2 थे। ये वाला ट्रिपल बॉन्ड बाद में क्यों है, क्योंकि उसके पास एक ही है। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। कुछ सोचना है इसमें बस। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इंटरमीडिएट भी करना है, प्रोडक्ट भी बताना है। तो देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4। देखो तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है। तो बच्चों जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो H और OH का एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो OH आ जाएगा बीच वाले कार्बन पे और H आ जाएगा किनारे वाले कार्बन पे। तो अब कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ये इधर OH लगा दिया, इधर डबल बॉन्ड हो गया और इधर CH2। तो ये होगा हमारा इंटरमीडिएट, जिसको हम A बोलेंगे। अब बच्चों देखो यहां पर जो है ट्यूटामेरिज्म होगा, तो ये डबल बॉन्ड यहां आएगा और ये H यहां चला जाएगा। तो अब ये एक कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां हो जाएगा CH3। तो ये हो गया हमारा B यानी प्रोडक्ट। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आंसर होने वाला है C। तो C विल बी द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज हैलाइड कंपोनेंट फॉर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो हैलाइड के लिए बच्चों हमेशा एल्किल हैलाइड यूज होगा ऑलवेज। एल्किल हैलाइड के हैलोजन को निकालना आसान है क्योंकि रेजोनेंस नहीं है, लेकिन अगर आप एराइल हैलाइड यूज करते हो तो यहां पर रेजोनेंस की वजह से इस क्लोरीन को निकालना मुश्किल है। दूसरी चीज, अगर आपने चलो क्लोरीन निकाल भी लिया तो ये जो कार्बोकैटायन है वो अनस्टेबल है क्योंकि डबल बॉन्ड पर डायरेक्ट है, जबकि एल्काइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। इसीलिए हमेशा एल्किल हैलाइड ही फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देंगे। तो बच्चों इसमें देखो एल्किल हैलाइड कौन सा है, 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो क्लोरोबेंजीन तो एल्किल हैलाइड हो नहीं सकता है, तो ये नहीं होगा। क्लोरोएथीन, तो क्लोरोएथीन कैसा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब इस Cl को आप हटाओगे तो प्लस चार्ज है डबल बॉन्ड पर लग जाएगा, ये अनस्टेबल है, ये भी नहीं हो सकता है। ब्रोमोबेंजीन पॉसिबली नहीं है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, यस ये हो सकता है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। यहां से हटाओगे ये कार्बोकैटायन बनेगा, ये स्टेबल कार्बोकैटायन है, आसानी से बेंजीन लिंक पर रिएक्शन करेगा। इसीलिए बच्चों आंसर हो जाएगा डी। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल एटम्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर यानी सारे एटम एक ही प्लेन में होते हैं। अब बच्चों देखो इसमें आंसर है ए यानी बाइफिनाइल। देखिए जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग प्लेनर होती है और बेंजीन रिंग दूसरी बेंजीन रिंग से जुड़ी होती है, इट इज ऑल्सो प्लेनर। तो दोनों बेंजीन रिंग प्लेनर होती है यानी सारे एटम एक ही प्लेन में है। हां, अगर इन दोनों की ऑर्थो पोजीशन पर कोई बल्कि ग्रुप लग जाता है तब इनका प्लेन चेंज हो जाता है, लेकिन अभी बल्कि ग्रुप तो कोई है ही नहीं, इसलिए दोनों रिंग प्लेन में होंगे। अब बात करें बी की, तो बच्चों साइक्लोहेक्सेन आपको दिख रहा प्लेनर है, लेकिन ये हमेशा या तो चेयर फॉर्म में रहेगा या तो ये बोट फॉर्म में रहेगा, इस तरह से, है ना। तो कभी भी प्लेनर हो नहीं सकता है। सेम दो साइक्लोहेक्सेन रिंग ऐसी जुड़ी हो तो वो भी 2 चेयर और 2 बोट बना सकती है। और सी की अगर हम बात करें तो बच्चों सी में देखो, देखिए जो CN है वो C ट्रिपल बॉन्ड N है यानी लीनियर, और C ट्रिपल बॉन्ड N है लीनियर। तो इसमें दोनों एटम एक ही प्लेन में है, लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो कभी एक ही प्लेन में नहीं होते हैं, वो ट्रायंगुलर प्लेनर होते हैं। और CH3 तो टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल में तो पॉसिबल ही नहीं है एक ही प्लेन में, है ना। तो केवल ए ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारे एटम एक ही प्लेन में है। क्वेश्चन नंबर 12, इन द पायरोल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन। तो आपको 5 पोजीशन दी है, 1 2 3 4 5 और नीचे ऑप्शन दिए 2 3 है, 3 4 है, 2 4 है एंड 2 5 है। तो चलो बच्चों देखो, जब पायरोल रिजोनेंस करेगा तो कैसे करेगा, ये लोन पेयर यहां जाएंगे और ये बॉन्ड पेयर यहां जाएंगे। क्लियर। तो मैंने 5 स्ट्रक्चर बनाए हैं पायरोल के रिजोनेंस के। तो देखो पहला ऐसा है, तो माइनस चार्ज यहां चला गया, यानी ये कौन सी पोजीशन है, 4 वाली। फिर क्या होगा, लोन पेयर यहां आएगा और ये बॉन्ड पेयर यहां बनेगा, तो एक माइनस चार्ज फिर यहां चला जाएगा, ये कौन सी पोजीशन है, 2 वाली। यहां पे लोन पेयर आएंगे, माइनस चार्ज यहां चलाएगा, ये वाली कौन सी पोजीशन है, ये 5 है, ठीक है। और अगेन जो है इस तरह से लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो एक बार यहां आएगा, तो ये कौन सी पोजीशन है, 3। तो अब आप बोलोगे कि लोन पेयर हर कार्बन पर
सर्कुलेट हो रहा है। 2 पर भी है, 4 पर भी है, 3 पर भी है और 5 पर भी है। लेकिन बच्चों देखिए, यहां पर आपको देखना है सेपरेशन ऑफ चार्ज। अगर चार्ज का सेपरेशन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी चार्ज सेपरेशन करने के लिए। तो अगर चार्ज जो है पास पास होंगे तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एक ये वाला मॉलिक्यूल और एक ये वाला मॉलिक्यूल प्लस और माइनस चार्ज सबसे नजदीक है, जबकि इसमें और इसमें जो प्लस और माइनस चार्ज है वो दूर दूर है। तो इसमें ज्यादा सेपरेशन है, इसका मतलब इन दोनों का कंट्रीब्यूशन कम है और इन दोनों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो माइनस चार्ज आपको कहां दिख रहा है? एक 2 पर और एक 5 पर। तो जब माइनस चार्ज 2 और 5 पर आएगा तो चार्ज का सेपरेशन कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए बच्चों आंसर हो जाएगा डी 2 and 5। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है एक एल्काइन आपके पास दे रखी है और ऊपर है NaNH2 लिक्विड अमोनिया और फिर दूसरा CH3CH2Br। फिर इधर जो है X बनाना है, X पर फिर रिएक्शन कर रही है। चलो देखो वन बाय वन। तो सबसे पहले जब एल्काइन पर NaNH2 और लिक्विड अमोनिया रिएक्शन करेगा तो ये क्या है बच्चों? बेस है ना। तो ये हाइड्रोजन को निकाल देगा और उसकी जगह में खुद आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह बनाएगा, देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CNA ऐसा आएगा। ठीक, अब दूसरी रिएक्शन होगी C2H5Br, तो प्लस C2H5Br, तो Na निकलेगा और Br यहां से निकलेगा। ठीक है, तो बच्चों आंसर हो जाएगा, देखो C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3, तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों X। तो X हुआ हमारा 1 2 3 4 यानी 1 ब्यूटाइन। अब देखो, अब दोबारा से इस पर जो है NaNH2 की रिएक्शन होगी, यानी दोबारा से ये एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा Na के थ्रू। तो यहां पर आने वाला है NaC ट्रिपल बॉन्ड C और ये C2H5। ठीक, अब दोबारा से इसमें C2H5Br दे रखा है ना, तो Na रिप्लेस हो जाएगा, Br को रिप्लेस कर देगा। तो अगेन यहां पर जो है एक C2H5 इस साइड भी लग जाएगा इस तरह से। तो अब जो बच्चों ये हमारे पास प्रोडक्ट बना, इट इज 3 हेक्साइन या हेक्स 3 आइन। तो बच्चों हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो होगा C। देखो C में देखो X है 1 ब्यूटाइन, देखो 1 ब्यूटाइन, और जो Y है वो 3 हेक्साइन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, यहां पर बेंजीन रिंग और साइक्लोहेक्सिन दे रखी है और प्रोडक्ट आपको ढूंढना है। तो देखो बच्चों, जो बेंजीन है वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगी, तो जो साइक्लोहेक्सिन है वो एक इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो डबल बॉन्ड यहां पर है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, यहां प्लस और यहां माइनस। तो अब ये जो प्लस है वो बेंजीन के किसी एक कार्बन पर अटैक करेगा और एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना लेगा इस तरह से। तो साइक्लोहेक्सेन बेंजीन विल बी द करेक्ट आंसर, यानी सी। बस, तो बच्चों यहां पर फ्लोरीन का केवल एक ही रोल है कि वो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग मिक्सचर ऑफ H2SO4 and HNO3 if large amount of KHSO4 is added to the mixture, the rate of nitration will be। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। H2SO4 को कैसे लिखते हैं? HHSO4, ठीक है, माइनस और ये प्लस, और जो HNO3 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? OHNO2, है ना। तो बच्चों क्या होगा, देखो ये इधर जाएगा और यहां से H प्लस निकलेगा, तो H और OH मिलकर H2O बनाएंगे, NO2 प्लस हो जाएगा और HSO4 माइनस हो जाएगा। तो बच्चों बोलने का मतलब है कि इन दोनों की रिएक्शन से हमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिला? NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिला, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब आपने क्या करना है, इस रिएक्शन में मिलाना है KHSO4। तो जब KHSO4 डिग्रेड होगा तो ये देगा H प्लस और HSO4 माइनस। अब देखो बच्चों, HSO4 इधर भी है, HSO4 इधर भी है, तो कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से ये जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन अब कम होगा, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं बन पाएगा।
तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो यहां पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है एथेन के स्टैगर्ड और एक्लिप्स का कंफर्मेशन के बारे में। तो बच्चों देखो, ये एथेन का एक्लिप्स है जहां पर सारे हाइड्रोजन पास पास है, और ये एथेन का स्टैगर्ड है जहां पर सारे हाइड्रोजन के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो जनरली क्या होता है कि जब डिस्टेंस ज्यादा होती है तो यहां पर जो एंगल है वो भी ज्यादा होता है, तो दोनों के बीच रिपल्शन कम होगा। तो बच्चों रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो हमेशा जो स्टैगर्ड है वो एक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल होता है। एक्लिप्स में हाइड्रोजन पास पास है तो रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो दोनों को अगर स्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टैगर्ड आर मोर स्टेबल देन एक्लिप्स। तो बच्चों आप सारे स्टेटमेंट अगर सही से पढ़ोगे तो बी स्टेटमेंट देखो, द स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ एथेन इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन बिकॉज स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन हैज नो टॉर्शनल स्ट्रेन। तो ये जो रिपल्शन हो रहा है ना उनके बीच में, इसी को हम टॉर्शनल स्ट्रेन बोलेंगे। तो ये मिनिमम रहता है। 17, तो 17 क्या पूछा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शेल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन बाय द रिएक्शन विद HBr फॉलोड बाय एलिमिनेशन, या फिर डायरेक्ट एलिमिनेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले बी और सी ले लो। तो बच्चों बी एल्कोहल है, तो एल्कोहल से एलिमिनेशन हम करेंगे जब एल्कोहल का, तो यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, यानी यहां पर जो है हमें एक प्रोपीन मिल जाएगी। इसी तरह जो डी ऑप्शन है एल्किल हैलाइड है, इस पर भी जब हम डी हाइड्रो हैलोजिनेशन करेंगे एल्कोहलिक KOH से तो हमें सेम यही प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो बी और डी पॉसिबल नहीं है। अब ए की तरफ चलो, ए में भी ऐसा ही है। अगर आप Br2 की रिएक्शन करवाते हो तो इसमें क्या होगा बच्चों, देखो ये भी एक एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा Br, और अब अगेन इसका आप डी हाइड्रो हैलोजिनेशन करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक एल्किन मिल जाएगा। तो ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं होता। तो आंसर हो गया बच्चों हमारा सी। अब सी कैसे हुआ देखो, तो सी में क्या है देखो, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक, अब इस पर आप HBr की रिएक्शन करवा रहे हो, है ना। तो बच्चों यहां पर माइनस चार्ज है तो H इधर चला जाएगा, Br इधर चला जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड C और इधर होगा Br और इधर होगा O और H। ठीक, अब जब इसका आप एलिमिनेशन करवाओगे तो आपको प्रोपीन नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। क्या पूछा है देखिए, द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडिली विद गैसियस ब्रोमीन हैज द फॉर्मूला। कौन सा कंपाउंड गैसियस ब्रोमीन के साथ जल्दी रिएक्शन करेगा। तो पहला हमारे पास है C3H6, CH3CS डबल, ये है C3H6। दूसरा है C2H2 यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तीसरा है C4H10, CH3 CH2 CH2 CH3, और चौथा है C2H4 यानी। अब देखिए बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो ब्रोमीन है वो हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करती है, तो हाइड्रोकार्बन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ये होगा, देखो डबल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। तो आंसर इसमें और इसमें होने वाला है, क्योंकि डबल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड तो हमने छोड़ ही दिए। क्लियर। अब इन दोनों में देखिए बच्चों, अगर इसमें Br रिएक्शन करेगा तो फ्री रेडिकल बनेगा और इसमें Br रिएक्शन करेगा तो फ्री रेडिकल बनेगा। जो ये वाला केस है इसमें एलाइल फ्री रेडिकल बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आएगा और इधर ऐसा आएगा, यहां पे अटैक करेगा। तो ये एलाइल फ्री रेडिकल हुआ और ये कौन सा फ्री रेडिकल हुआ, ये विनाइल फ्री रेडिकल हुआ। अब हम सब लोग जानते हैं कि एलाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन विनाइल फ्री रेडिकल। तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो एलाइल फ्री रेडिकल बना के जल्दी से ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय V2O5 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोड्यूस। तो इसमें डायरेक्टली आपको याद रखना है इट विल बी ए मैलिक एनहाइड्राइड। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास बेंजीन है और प्लस 9O2 ऐसा कुछ होगा इसमें, है ना, और इधर हमने रखा V2O5 कैटालिस्ट है। अगर बच्चों कैटालिस्ट नहीं होता तो बेंजीन CO2 और H2 में कन्वर्ट हो जाता है।
अगर कैटलिस्ट होता है तो ये कुछ और प्रोडक्ट बनाता है, तो ये बनाता है CH डबल बॉन्ड CHCO CO और इस तरह का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास मैलिक एनहाइड्राइड, तो V2O5 के प्रेजेंस में यही बनता है, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ऑक्सीजन को आप बैलेंस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20, इन द रिएक्शन विद HCl an alkene react in accordance with Markovnikov rule to give product 1-chloro-1-methyl cyclohexane। तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है HCl इसके साथ, HCl इसके साथ, HCl इसके साथ, ठीक है। अब देखो ये वाली एल्कीन है, तो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो इसमें आ जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा CH3। अगेन 1-chloro-1-methyl cyclohexane, ये भी ठीक है। दूसरे वाले में देखो कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है, ये वाला है ना, तो जो Cl यहां आ जाएगा और जो H है वो यहां आ जाएगा। अगेन यहां पर भी 1-chloro-1-methyl cyclohexane है, यहां पर पॉसिबल नहीं है, Cl यहां आएगा, तो यहां पर 1-chloro-2-methyl cyclohexane मिलेगा। तो D पॉसिबल नहीं है, केवल A और B पॉसिबल है, इसलिए आंसर हो जाएगा C। Question number 21, which of the following is not the product of dehydration of alcohol? तो बच्चों जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो एक तो OH निकलेगा और साथ में H निकलेगा। तो H हमेशा किससे निकलता है, बीटा कार्बन से निकलता है। तो ये कुछ ये है और ये तो ये वाला अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये बीटा। तो बच्चों देखो डबल बॉन्ड लगने की पॉसिबिलिटी कहां है, डबल बॉन्ड एक यहां लग सकता है, यानी पहला वाला डी वाला ठीक है। एक डबल बॉन्ड यहां लग सकता है, यानी सी वाला भी ठीक है। एक डबल बॉन्ड यहां लग सकता है, यानी बी वाला भी ठीक है। केवल ए ऑप्शन ऐसा है जो डिहाइड्रेशन नहीं करेगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय V2O5 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अच्छा ये रिपीट हो गया है ना, ये रिपीट हो गया, इसमें आंसर ए आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट कंबशन प्रोडक्ट CO2। तो सबसे पहले बात करते हैं कि CO2 में C का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इट इज sp। इसका मतलब जो है ABCD में से sp हाइब्रिडेशन हमें ढूंढना है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, B विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि B क्या है, इथाइन है, और इथाइन में जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp होता है। तो जब इथाइन का आप कंबशन करोगे तो आपको CO2 और H2 मिलेगा, इसीलिए B विल बी द करेक्ट आंसर। जो A है वो एथेन है, वो sp3 है, ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp है, और यहां पर एथेनॉल में कार्बन जो है sp3 होता है, तो आंसर बी हो गया। 24, what product are formed when the following compound is treated with Br2 in the presence of FeBr3। तो देखो बच्चों यहां पर Br2 प्लस FeBr3 है ना, दोनों मिथाइल ग्रुप का जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इसका मतलब रिएक्शन कहां होगी, ऑर्थो एंड पैरा पर होगी। तो एक तो ऑर्थो ये रहा, दूसरा ऑर्थो ये रहा, और पैरा ये रहा, है ना, इन जगह रिएक्शन होगी। तो बच्चों ब्रोमीन इन्हीं जगह पर अटैक करेगा, क्लियर, वो कभी भी इस पर अटैक नहीं करेगा यहां पर। अब देखिए अगर मैं इन सब पोजीशन में से सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन मानो तो वो किनारे होगा, क्योंकि कोई ग्रुप जितना किनारे होता है उस पर रिपल्शन उतना कम होता है, लेकिन अगर Br बीच में आ गया तो रिपल्शन बढ़ेगा, इसलिए Br बीच में न आने की बजाय इधर और इधर अटैक करेगा। तो बच्चों हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया सी। देखिए सी, एक में Br इधर आया ऑर्थो पोजीशन पर और एक में Br इधर आया, सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स इन ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन आर गिवन, विच वन इज द मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। तो बच्चों मोस्ट डीएक्टिवेटिंग होता है NO2, सबसे पहले नंबर पर ये आता है, इसलिए आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following compound will not undergo Friedel-Crafts reaction easily।
तो बच्चों अगर बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होता है तो वो बेंजीन रिंग की एक्टिविटी कम करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को भी कम करेगा। तो अब देखो क्यूमीन, क्यूमीन मतलब बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो ये डोनेटिंग है, ये करेगा। टॉल्विन बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, जाइलिन बेंजीन पर 2 CH3 ग्रुप, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। लेकिन बच्चों नाइट्रो बेंजीन में जो नाइट्रो है ना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। 27 एल्कीन दे रखी है और उसका एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस करना है और मेजर और माइनर पता करना है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या पूछा, यहां पर मेजर प्रोडक्ट पूछा है, क्लियर। तो चलो, तो सबसे पहले यहां पर प्रोटॉन अटैक करेगा, तो प्रोटॉन दोनों जगह अटैक कर सकता है, यानी 2 कार्बोकैटायन बनेंगे। तो एक कार्बोकैटायन ये बना, दूसरा कार्बोकैटायन ये बना। अब ये तो प्राइमरी कार्बोकैटायन, इसको छोड़ दो, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। तो अब ये देखना है कि क्या सेकेंडरी कार्बोकैटायन और स्टेबल हो सकता है। यस, यहां से CH3 का शिफ्टिंग यहां होगा और प्लस चार्ज यहां चला जाएगा। तो अब आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा, प्लस यहां CH3 और यहां भी CH3, क्लियर। अब बच्चों जो OH है वो इस स्टेबल कार्बोकैटायन पर अटैक करके इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, तो यहां OH आ जाएगा। तो अब कहां पर दिख रहा है आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है आपको ए में, तो 27 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। तो एक हमारे पास है 1 ब्यूटाइन और दूसरी है 2 ब्यूटाइन। तो 2 ब्यूटाइन में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, जबकि 1 ब्यूटाइन में एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एसिडिक हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने का काम होता है मेटल या बेस। तो यहां पर मेटल और बेस कौन सा है, ए, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। 29, among the following compound that the one that is most reactive towards electrophilic nitration। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को फास्ट करेगा, क्योंकि बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, बिकॉज इट्स गिव इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग। तो अब देखो बच्चों बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा लग रहा है आपको, तो बेंजोइक एसिड, इसमें COOH है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। बेंजीन अकेला है, लेकिन बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा दें तो वो बन जाता है टॉल्विन, और CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग विच इज लीनियर। तो लीनियर कौन सा हो सकता है, देखो बच्चों जिसमें केवल ट्रिपल बॉन्ड है वो लीनियर हो सकता है, तो ये बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो ये लीनियर होगा, और ये दोनों CH3 इधर सिमेट्रिकल फॉर्म में लगे हैं, इसलिए मॉलिक्यूल क्या होगा, लीनियर होगा, क्लियर। डबल बॉन्ड कभी भी लीनियर नहीं होता है, डबल बॉन्ड ट्रायंगुलर होता है। इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी है, तो ट्रिपल बॉन्ड लीनियर होगा, लेकिन डबल बॉन्ड है ट्रायंगुलर होगा, और सिंगल बॉन्ड कभी भी लीनियर नहीं होता है, इसलिए बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा बी। 31, in the reaction of toluene with Cl2 in the presence of FeCl3 give X and in the presence of light give Y। तो Y और X को आपको फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने आपको एक बार बता रखा था। सपोज मान लीजिए हमारे पास ये है टॉल्विन, और टॉल्विन का आप कर रहे हैं हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3Cl2। तो यहां पर बेंजीन के हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, तो एक ऑर्थोक्लोरो और एक पैराक्लोरो आ सकता है। तो चलो मैं यहां पर पहले ऑर्थोक्लोरो लगा रहा हूं और दूसरे में मैं पैराक्लोरो लगा रहा हूं, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका क्लोरिनेशन करेंगे यूवी लाइट, तो अब बच्चों क्या होगा कि बेंजीन के हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होंगी, जबकि एल्केन के हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। तो एल्केन पर 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों के तीनों रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया Y और ये हमारा हो गया X। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो C विल बी द करेक्ट आंसर। X है ऑर्थो एंड पैराक्लोरोटॉल्विन और Y है ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मोस्ट स्टेबल। तो बच्चों देखिए जो कन्फॉर्मर का स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कौन सा है हमारे पास, पहले स्टैगर्ड, देन उसके बाद एक्लिप्स। लेकिन बच्चों इथाइलिन ग्लाइकोल में एक खास तरह की बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो अगर दोनों ग्रुप जो है इतनी डिस्टेंस पर हों कि दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, तो इस बॉन्डिंग की वजह से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। जो हमारा ए और डी है वो दोनों स्टैगर्ड है, और जो सी और बी है दोनों इक्लिप्स है। तो इक्लिप्स की स्टेबिलिटी स्टैगर्ड से कम होती है। पहले तो ये छांट लो। दूसरा देखो, यहां पर जो स्टैगर्ड है वो एंटी है, यानी दोनों ग्रुप एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन बच्चों यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आ जाता है, इसीलिए ये गॉस वाला ज्यादा स्टेबल हो गया बजाय ए से। तो आंसर हो गया डी। अब यहां पर देखो, यहां पर दोबारा वही खेला गया। इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। तो लेकिन बच्चों यहां पर जो CH3 है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने चाहिए, और इनकी मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली, कि दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और इस फॉर्म को हम बोलेंगे एंटी फॉर्म। इसीलिए बी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। बाकी में देख लीजिए आप, बाकी में CH3 नजदीक है। देखो इसमें CH3 एंगल कम है, इसमें तो बहुत नजदीक है, इसमें भी नजदीक है ना। तो इसमें सबसे दूर होने की वजह से रिपल्शन कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन आप बोलोगे कि OH के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया। क्लियर। यहां पर CH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, इसलिए हम केवल रिपल्शन देखेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 पर। लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्ट इनटू द मिक्सचर ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग। क्रैकिंग हम क्या करते हैं, बड़ी चेन को छोटी चेन में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर। इसमें ऑक्सीजन का यूज हम नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। बेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ElCl3 टू फॉर्म टॉल्वीन, है ना। फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आई है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो CH3+ है, बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट लग के उसको टॉल्वीन बना देगा। क्वेश्चन नंबर 36। नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन बाय यूजिंग मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द मिक्सचर। तो बच्चों नाइट्रिक एसिड किसकी भूमिका अदा करेगा, इट एक्ट एज ए बेस। मैंने आपको बताया था। अब देखो बेस कैसे हुआ है। तो जो हमारे पास H2SO4 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और जो हमारे पास HNO3 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों यहां से OH जाएगा और यहां से H जाएगा, तो क्या बनेगा H2O, और इधर बनेगा NO2+ और इधर बनेगा HSO4-। तो HNO3 ने क्या दिया, OH दिया। तो OH देने की वजह से ये बेस का काम करता है, इसीलिए ये एसिड होते हुए यहां पर बेस की तरह काम कर रहा है। 37। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म वही डबल बॉन्ड कंटेनिंग एल्किन करेंगी जिसमें दोनों कार्बन पर अलग अलग ग्रुप लगे होंगे। तो बच्चों इसमें आंसर हो जाएगा D2 ब्यूटीन। तो 2 ब्यूटीन में जो डबल बॉन्ड है वो बीच में आ जाता है इस तरह से। तो एक तरफ CH3, एक तरफ H, एक तरफ H, दूसरी तरफ CH3। तो आंसर हो जाएगा बच्चों D। क्लियर। तो अल्कोहल तो करते हैं नहीं, और ट्रिपल बॉन्ड नहीं करता, केवल डबल बॉन्ड करता है। डबल बॉन्ड बीच में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए रिएक्टिव वही होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहां पर देखिए बच्चों NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये तो नहीं हो सकता है। यहां पर देखिए ये CH2OH है, ये डोनेटिंग है, Cl भी डोनेटिंग है और OH भी डोनेटिंग है। लेकिन मैंने Cl के केस में आपको बताया था इसका जो -I इफेक्ट है वो +R से ज्यादा होता है, इसीलिए ये रिएक्टिविटी को कम करेगा, तो ये नहीं हो सकता है। अब देखो यहां पर कार्बन है और यहां पर OH है, तो OH के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देगा, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इसकी बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास जो आंसर है वो हो जाएगा A। 39। तो 39 में एल्किन आपको दे रखी है, HBr का एडिशन करना है, रिएक्शन कंडीशन कोई नहीं है, इसका मतलब मार्कोनी-कॉफ रिएक्शन। तो सबसे पहले कार्बोकैटायन बनाओ, तो कार्बोकैटायन एक ही बना, एक ही बना, H अटैक करेगा, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी, तो प्राइमरी को तो छोड़ दो आप। क्या सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल हो सकता है? यस, यहां से H निकलेगा और ये कार्बोकैटायन यहां जाएगा। तो अब आपको ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा, ये वाला, और अब जो Br है वो सीधे स्टेबल कार्बोकैटायन पर अटैक करके इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा डी,
डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ 40, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ। तो बच्चों हमने क्या देखना है कि माइनस चार्ज जितना ज्यादा होगा बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो अब अगर ट्रिपल बॉन्ड में देखूं तो ये sp कार्बन से जुड़ा है, डबल बॉन्ड में देखूं तो ये sp2 कार्बन से जुड़ा है, और सिंगल बॉन्ड में देखें तो ये sp3 कार्बन से जुड़ा है। sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये माइनस चार्ज को ज्यादा विड्रॉ करेगा, तो ये कम हो जाएगा। sp2 थोड़ी सी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है तो ये माइनस चार्ज को विड्रॉ करेगा लेकिन sp से कम करेगा, और सिंगल बॉन्ड में sp3 है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कैसी है, इस तरह से है। तो बच्चों ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे कम बेसिक, फिर डबल बॉन्ड वाला थोड़ा सा ज्यादा, और सिंगल बॉन्ड वाला सबसे कम। तो 1 2 3 यानी 40 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 41, एल्काइन दे रखी है और उस पर HCl का एडिशन करना है, फिर B बनाना है और B पर फिर HI का एडिशन करना है। तो बच्चों एल्काइन हो चाहे एल्कीन हो, जब उस पर कोई हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्शन करता है तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग रिएक्शन होता है। तो जो नेगेटिव पार्ट है वो बीच में आता है और पॉजिटिव पार्ट इस पर चला जाता है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो इधर आ गया Cl और इधर C, ठीक। अब दोबारा इस पर जो है HI की रिएक्शन करवानी है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हो तो अगर दूसरे हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन आए तो जो नेगेटिव पार्ट है वो उसी कार्बन पर जाता है जिस पर पहले से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो अब इस पर जो है I जुड़ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा C, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 यील्ड एसीटोन ऑन ओजोनोलाइसिस। तो बच्चों C5H10 में एसीटोन तभी हो सकता है जब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए, क्योंकि जब आप डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करोगे तो यहां O लगाओगे, यहां O लगाओगे, तो ये हिस्सा देखो आपको एसीटोन दिख रहा है ना, और ये हिस्सा आपको इथेनॉल दिखेगा। तो एसीटोन तभी हो सकता है जब इस तरह की कोई एल्कीन होती है। तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। 43, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग वुड बी। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि डोनेटिंग जो है ESR को बढ़ाएंगे, विड्रॉइंग ESR को कम करेंगे। तो एक तो है फिनॉल, दूसरा है टॉल्विन, तीसरा है क्लोरोबेंजीन और चौथा है बेंजीन। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ESR को बढ़ाएंगे, तो सबसे पहले आएगा फिनॉल नंबर 1, उस पर अब आ जाएगा टॉल्विन नंबर 2, क्लोरोबेंजीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, डिक्रीज करेगा रिएक्टिविटी को, तीसरे नंबर पर आएगा बेंजीन, चौथे नंबर पर आएगा क्लोरोबेंजीन। तो फोर्थ सबसे पहले आना चाहिए, फिर आना चाहिए आपका 2। तो फोर्थ 2 किस में आ रहा है बच्चों, C वाले में, फोर्थ 2 1 and 3। देखिए 44, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ट्रिपल बॉन्ड का ओजोनोलाइसिस हो रहा है और उसके बाद उसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पूरा के पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड जितने कार्बन है उतने एसिड बनाएगा, और राइट हैंड साइड जितने कार्बन है उतने का एसिड बनेगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। देखो लेफ्ट हैंड साइड 2 कार्बन है तो एसिडिक एसिड, और राइट हैंड साइड 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल रिएक्ट फास्टर विद H2 अंडर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो अगर एल्कीन फास्ट रिएक्ट करती है तो मतलब वो कम स्टेबल होगी, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने एल्कीन पर R ग्रुप लगते जाते हैं उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो देखो बच्चों इस पर 4 आ रहा है तो ये मोस्ट स्टेबल है, यानी कम रिएक्ट करेगी। इस पर 3 आ रहा है, ये भी मोस्ट स्टेबल है, ये कम रिएक्ट करेगी। अब देखो इस पर 2 आ रहा है और इस पर भी 2 आ रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों R एक ही कार्बन पर होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा स्टेबल है यानी कम रिएक्टिव है, तो आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए बच्चों ये था हमारे पास नीट प्रीवियस ईयर हाइड्रोकार्बन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए लिंक से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।